सीतामढ़ी से है, जहां डुमरा क्षेत्र के परोहा गांव में सावनी घड़ी पूजा का प्रसाद खाने के बाद एक ही परिवार के कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान 6 साल की बच्ची साक्षी कुमारी की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी रामजीवन तिवारी के घर सावनी घड़ी पूजा का आयोजन हुआ था और वहीं से प्रसाद के रूप में खीर, पूरी और सब्जी आई थी। प्रसाद खाने के कुछ ही समय बाद परिवार के कई सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और 6 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है। क्या कोई पर्व था कल? पर्व था और सावनी घड़ी पर्व था। हाँ, सावनी घड़ी पर्व था। अच्छा, तो बगल से दे दिया था ना, तो वही बेवना देता है, वही लिया था। वो प्रसाद कहाँ से आया था? बगल से, पड़ोसी से। अच्छा, पड़ोसी से आया था प्रसाद। अच्छा, वही खाया। उसके बाद से लगभग 1-2 घंटा के बाद सबको थोड़ा सा लगा कि कुछ चक्कर टाइप से, हाँ। तो लोग सो गया। रात के 1-2 बजे से फिर सबको उल्टी शुरू हो गया, फिर पेट गिरना शुरू हो गया। सबका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान एक बच्ची का डेथ हो गया। तो देखिए, प्रसाद खाने से 5 लोग बीमार पड़ गए। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें एक बच्ची की मौत की खबर सामने आ रही है। तो सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां डुमरा क्षेत्र के परोहा गांव में सावनी घड़ी पूजा का प्रसाद खाने के बाद एक ही परिवार के कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 6 साल की बच्ची साक्षी की मौत हो गई है। बच्ची की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर जो लोग कुछ बीमार हैं उनका इलाज जारी है। और अगली बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी की गई। पूरब सराय के कमेला रोड स्थित मकान में पुलिस की तरफ से ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गुप्त सूचना पर पुलिस की तरफ से टीम यहां पर पहुंची और कार्रवाई करती नजर आई। फिलहाल यहां से एक शख्स जो आरोपी बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। आरोपी से पूछताछ जारी है। चीनी पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां सस्ती चीनी हो सकती है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। सरकार ने आयात टैक्स को हटा दिया है। बढ़ती कीमतों को लेकर के ये फैसला सरकार ने लिया है। आयात अब बिना ड्यूटी की चीनी होगी। 10 लाख टन चीनी बिना ड्यूटी आएगी, जिस वजह से अब इस चीनी की महंगाई से राहत मिलेगी। और बड़ी खबर आ रही है अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी हुई, जिसमें बोस के उप निदेशक के घर पर रेड की कार्रवाई कल ही अंजाम दी गई थी। बेगूसराय में पैतृक आवास से जो जब्ती हुई है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते चले। कैश जो जब्त हुआ है, बताया जा रहा है कि 15,50,000 रुपए कैश जब्त किए गए हैं। 9,50,000 की ज्वेलरी की बरामदगी हुई है। अजय के पिता के नाम पर 11 डीड मिले हैं। 5,50,000 रुपए के आभूषण खरीद की रसीद मिली है। पटना के खाजपुरा में भी छापेमारी की गई, जिसमें चंद्र तारा भवन खाजपुरा में टीम की मौजूदगी दिखी और 10,38,000 रुपए कैश यहां से बरामद किए जाते हैं। 41,81,000 का ज्वेलरी मिला। वहीं नोएडा सेक्टर 142 में फ्लैट की बुकिंग में 60 लाख का भुगतान और विभिन्न बैंक खातों में बताया जा रहा है कि 18,50,000 रुपए भी बरामद होने की जानकारी सामने आ रही है। काली कमाई से अकूत संपत्ति हासिल करने वाले बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के उपनिदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर ईओयू की रेड से हड़कंप मच गया। ईओयू ने अजय सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। अजय कुमार सिंह पर आय से ज्यादा 3 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप है। ये रिपोर्ट आपको दिखाती है। यह आलिशान घर है बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के उप निदेशक अजय कुमार सिंह का। अजय कुमार सिंह के 3 ठिकानों पर गुरुवार की सुबह ईओयू की टीम ने धावा बोल दिया। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। ईओयू की टीम ने अजय कुमार सिंह के पटना के राजीव नगर और मीठापुर के ठिकानों पर छापेमारी की। बेगूसराय के सनहा परोरा में अजय कुमार सिंह के घर पर ईओयू की टीम ने रेड डाली।
BBOSE के उप निदेशक के घर की चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, कागजात खंगाले गए। छापेमारी के दौरान काफी संख्या में लोग उनके आवास के बाहर जुट गए। काली कमाई करना एक और भ्रष्ट लोक सेवक को जो है वो भारी पड़ा है और ये भ्रष्ट लोक सेवक जो है वो अजय कुमार सिंह है। बताते चलें कि अजय कुमार सिंह जो हैं वो उप निदेशक हैं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड में और इनके 3 ठिकानों पर जो है आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है, जिसमें से ये एक ठिकाना है जहां से मैं ये खबर बता रहा हूं। ये आकाशवाणी रोड है खजपुरा में और यहां पे ईओयू की टीम जो है वो सुबह सुबह पहुंची और इनके इस ठिकाने पे जो चंद्रतारा भवन है यहाँ पे देख सकते हैं ये आलीशान घर जो है इन्होंने अपनी काली कमाई से अकुत संपत्ति से बना रखा है। अपनी काली कमाई से करोड़ों का वारा न्यारा करने वाले अजय कुमार सिंह पर आय से करीब 90% अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है। अजय कुमार सिंह पर आय से करीब 3 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई का आरोप है। अकूत संपत्ति के मालिक बने अजय कुमार सिंह ने भ्रष्टाचार के जरिए ये साम्राज्य खड़ा किया है। ईओयू की छापेमारी के दौरान अजय कुमार सिंह अपने आवास पर ही थे। ईओयू की अचानक इस दबिश के बाद सनसनी फैल गई। अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी के बाद भ्रष्ट अधिकारी एक बार फिर सहम गए हैं। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सीएम सम्राट ने साफ कर दिया है कि भ्रष्ट अधिकारी अब बचेंगे नहीं। अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी ने काली कमाई करने वाले अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि घूस लेना छोड़ दो, भ्रष्टाचार पर पैसे कमाना छोड़ दो, नहीं तो एक एक पैसे का हिसाब होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ बेगूसराय से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो वंदे मातरम का केवल शुरुआती 2 पैरा ही गाएगी। कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के इस फैसले पर सियासी घमासान मच गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर गिरिराज सिंह तक ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के इस फैसले पर सियासत इस वक्त फुल है। वंदे मातरम पर 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ भी हुआ उस पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि एक बार फिर वंदे मातरम पर सियासी संग्राम मच गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम पर ऐसा फैसला लिया जिसने सियासत सुलगा दी। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने साल 1937 के प्रस्ताव को फॉलो करते हुए वंदे मातरम का शुरुआती 2 पैरा ही गाने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस फैसले को देश विरोधी बताया। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। कांग्रेस के वंदे मातरम के 2 ही पैरा गाने के फैसले से सियासत भड़क गई है। कांग्रेस के इस फैसले पर पॉलिटिक्स फुल हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस देश को तबाह करना चाहती है। 15 अगस्त को कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतर गया। ये गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस है सोनिया गांधी का, और ये कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गया। सच ही का। वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले के बाद पार्टी पर लगातार हमला जारी है। जेडीयू सांसद संजय झा ने भी कांग्रेस के फैसले पर सवाल खड़े किए तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस खुद को संसद और संविधान से ऊपर समझती है। जो संविधान के वाले लोग हैं, अगर पार्लियामेंट ने पास किया है सारी, तो बिल्कुल इसको मानना चाहिए सबको। आप उसके ऊपर तो नहीं है। अगर कोई कानून है, सबको तो कानून के दायरे में रहना। संसद से ऊपर हो गए, ये संविधान के ऊपर हो गए। संसद ने कानून बनाया है कि वंदे मातरम पूरा गाना ये आवश्यक है, अपमान करना अपराध होगा। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद 15 अगस्त को शुरू हुआ।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर सोनिया गांधी ने इसे रोकने की कोशिश की है। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 पैरा गाएगी। अब कांग्रेस के इस फैसले पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस को संसद के बनाए गए कानूनों से ज्यादा अपनी पार्टी का प्रस्ताव ज्यादा प्यारा है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या सालों पुरानी है। हर साल पानी की कमी से किसानों की परेशानी और बाढ़ से डूबते आशियानों की खबरें सुर्खियां बनती हैं। हजारों लोग प्रभावित होते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। जेडीयू सांसद संजय झा का मानना है कि इसके पीछे भारत बांग्लादेश के बीच हुई फरक्का जल संधि एक बड़ी वजह है। रिपोर्ट दिखाते हैं। इस ट्रीटी के वजह से बिहार का जितना नुकसान हुआ है उसका कोई सीमा नहीं। कहीं पानी के प्रहार से तबाही का मंजर, तो कभी पानी की किल्लत से सुखाड़ के हालात। बिहार में बाढ़ सुखाड़ की स्थिति हर साल की कहानी है। हर साल सूखे मौसम में दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त जिलों में पेयजल संकट मंडराने लगता है, तो मानसून में उत्तर बिहार बाढ़ से बेहाल हो जाता है। जेडीयू सांसद संजय झा का मानना है कि इसके पीछे फरक्का जल संधि एक बड़ी वजह है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं। लोग 5 साल के लिए करता है, 3 साल के लिए करता है, अब फिर असेस करता है कि उसका क्या फायदा हुआ, क्या जो भी उसका असेसमेंट होता है। 30 साल वन साइडेड ये ट्रीटी चला, अब उसका टाइम खत्म हो रहा है दिसंबर में, और इस ट्रीटी के वजह से बिहार का जितना नुकसान हुआ है उसका कोई सीमा नहीं, चाहे वो फ्लड हो चाहे सुखाड़ हो। और हम सब लोग बिहार के लोग, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बहुत पहले से इस बात का डिमांड करते रहे कि फरक्का का ट्रीटी खत्म हो, बिहार के हित में नहीं है। वो तो यहाँ तक बोलते थे कि वो बराज को तोड़ देना चाहिए। संजय झा बिहार के पूर्व जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा उन्हें बिहार की बाढ़ और सिंचाई के संबंध में अच्छी जानकारी है। संजय झा ने बिहार में गहराते जा रहे जल संकट का मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया और फरक्का जल संधि की त्रुटियों को गिनाया। संजय झा ने कहा, 1996 में भारत ने बांग्लादेश के साथ उदारता दिखाई, बदले में भारत को बांग्लादेश से कोई लाभ नहीं मिला। बिहार की आबादी और जरूरतें 1996 जैसी नहीं है। बिहार की आबादी और पानी की जरूरत बहुत बढ़ी है। संधि खत्म करना मतलब बांग्लादेश से पानी छीनना नहीं। संधि की अवधि पूरी होने पर नई बातचीत होनी चाहिए। पानी का बंटवारा पूरे गंगा बेसिन के आधार पर होना चाहिए। वर्तमान आंकड़ों और जरूरतों का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। इसी साल दिसंबर में फरक्का जल संधि की 30 साल की समय सीमा समाप्त होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार सांसद संजय झा के सुझाव पर क्या फैसला लेती है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने अब जेन जी को साधने का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री को युवाओं से बातचीत का एक टारगेट दिया गया है, जो रोजाना एक यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों से बातचीत करेंगे। इस पहल का नाम वन डे वन यूनिवर्सिटी रखा गया है, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्रों से बातचीत के लिए कहा गया है। पूरे देश में इन दिनों युवाओं, खासकर जेन जी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसी बीच अब राजनीतिक दलों ने भी इस जेनरेशन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार हर दिन एक केंद्रीय मंत्री को एक यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बना रही है। मंत्री वहां युवाओं से बातचीत करेंगे, उनकी चिंताओं पर चर्चा करेंगे और देश के सामने मौजूद तमाम मुद्दों पर उनकी राय को बेहतर ढंग से समझेंगे। वन डे वन यूनिवर्सिटी नाम से एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में केंद्र सरकार है। यूनिवर्सिटी के छात्रों तक पहुंचने की केंद्र सरकार की इस पहल पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए के नेता इसे छात्रों से संवाद को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी पहल मान रहे हैं।
इससे विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। प्रत्येक दिन एक यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां के छात्रों, नौजवानों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, उस दिशा में पहल करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में युवाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाया जा रहा है। वन डे वन यूनिवर्सिटी पहल इसी सोच का सशक्त उदाहरण है। युवाओं की आवाज जब सीधे सरकार तक पहुंचेगी तो संवाद भी बढ़ेगा और समाधान की गति भी तेज होगी। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेता इसे केंद्र सरकार का एक और शिगुफा करार दे रहे हैं। देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। दरअसल भी कुछ ही दिनों पहले एक शिगुफा छोड़ा गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि तमाम सांसद अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद लें, लेकिन क्या हुआ? ढाक के 3 पात। छात्र युवा बेहतर शिक्षा, बेहतर परीक्षा और बेहतर परिणाम के साथ नौकरी और रोजगार चाहते हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं रही है। केंद्र की मोदी सरकार छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद बढ़ाने के लिए एक नई और बड़े स्तर की पहल पर काम कर रही है। कार्यक्रम का मकसद छात्रों की समस्याओं और चिंताओं के साथ ही सुझावों को सुनना भी है। कैंपस में छात्रों के साथ देश से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करना और ये जानने की कोशिश करना कि युवा किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ये पहल ऐसे समय सामने आई है जब नीट पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर छात्रों की नाराजगी के बीच सरकार का ये कार्यक्रम बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। विधानसभा के पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है। झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम ने पूरे विधानसभा परिसर में सर्च किया है। विधानसभा थाना में मामला दर्ज किया गया है। जांच में रांची पुलिस जुटी हुई है। धमकी भेजने वाले के स्रोत की पहचान और सत्यापन में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर रांची से, जहां झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है, जिसके बाद विधानसभा के पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस ईमेल भेजने वाले की जांच की जा रही है। झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम ने पूरे विधानसभा परिसर में सर्च किया, हालांकि कहीं कुछ मिला नहीं है। विधानसभा थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। धमकी भेजने वाले के स्रोत की पहचान और सत्यापन में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन हाई अलर्ट रखा गया है। विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों को ईमेल के जरिए बताया जा रहा है कि धमकी दी गई। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, कुछ पता चल पाया किसने ईमेल किया है? जी, बता दें कि पुलिस के द्वारा इन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल अब तक कहां से ये तमाम चीजें घटित हुई हैं, इसका सोर्स क्या है, इसे लेकर टेक्निकल सेल और साइबर सेल जो है वो कार्य कर रही है। अब तक फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही तमाम चीजों को खंगाल लिया जाएगा और जो भी इनके पीछे लोग हैं, उनकी क्या मंशा है और वो कौन है, इसको डिकोड किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी रांची में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। न सिर्फ विधानसभा पहली बार है, बल्कि इससे पहले जो है सिविल कोर्ट को, समाहरणालय को, पासपोर्ट ऑफिस, इस तरह की कई चीजों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि उन तमाम घटनाओं को देखते हुए भी ये भी एक संवेदनशील मुद्दा है कि इस तरह की बार बार धमकी कौन दे रहा है और इसके पीछे कौन से लोग शामिल हैं, इसे डिकोड करना जरूरी थी। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। मधेपुरा के एल्स्ट्रॉम फैक्ट्री में बेटियां अब सिर्फ मशीनों के बीच काम नहीं कर रही, बल्कि लोको चला रही हैं, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रही हैं और लॉजिस्टिक्स से लेकर मैनेजमेंट तक की जिम्मेदारी इन बेटियों ने संभाल रखी है। कैसे इन बेटियों ने तकनीकी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई, देखिए मधेपुरा से न्यूज़ 18 संवाददाता श्रीकांत रॉय की रिपोर्ट।
मधेपुरा की एल्स्ट्रॉम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, जहां तैयार होते हैं देश के सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक मालगाड़ी इंजन। लेकिन इस फैक्ट्री की एक और पहचान है, यहां बेटियां तकनीक और भारी उद्योग की दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। मधेपुरा की प्रीति कुमारी लॉजिस्टिक ऑपरेटर हैं। फैक्ट्री में उत्पादन से जुड़े सामान और उसकी आवाजाही की जिम्मेदारी संभालते हुए प्रीति तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं मधेपुरा से हूँ और मधेपुरा में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल इंजन है, जिसके बारे में मुझे पहले कुछ नहीं पता था जब मैं यहाँ ज्वाइन नहीं की थी। जब मैं यहाँ पे ज्वाइन की तो मैं यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम मैंने ई लोकोमोटिव को देखा तो मेरे लिए बहुत ही वंडरफुल वो सीन था कि हमारे मधेपुरा जैसे छोटे शहर में इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव बनती है और हम लोग उसे बनाते हैं। तो ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। वहीं पटना की कृति कुमारी की कहानी इससे भी ज्यादा खास है। कॉलेज प्लेसमेंट के जरिए एल्स्ट्रॉम के टेस्टिंग डिपार्टमेंट में शुरुआत करने वाली कृति आज डायनेमिक में लोको चला रही हैं। कंपनी के मुताबिक कृति एशिया में एल्स्ट्रॉम की पहली महिला लोको ड्राइवर हैं। मेरा यहाँ पे कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था डिप्लोमा इंजीनियरिंग के थ्रू। तो फिर मैं यहाँ पे जुलाई 2019 में ज्वाइन की थी और तब से लेकर अभी तक मैं टेस्टिंग डिपार्टमेंट में हूँ। वहाँ पर मुझे लो वोल्टेज से लेकर 25 kV हाई वोल्टेज तक टेस्ट होता है और उसके बाद फिर अभी मुझे डायनेमिक में लोको चलाने का और उसका टेस्ट करने का मुझे मौका मिला है। मैंने उनको बोला कि पापा मैं गाड़ी ये जो इसको मैं टेस्ट करती थी अब उसको मैं चला कर भी देखती हूँ, तो वो बहुत खुश हुए थे वो ये जानकर। पंजाब की हसप्रीत कौर फैक्ट्री में EPU मैनेजर की जिम्मेदारी को संभाल रही हैं। तकनीकी कामकाज से लेकर मैनेजमेंट तक हरप्रीत नेतृत्व की मिसाल को पेश कर रही है। मैं एल्स्ट्रॉम में मैं एज ए EPU मैनेजर यहाँ पे ज्वाइन की। यहाँ पे जो भी हमारा लोको बनता है वहाँ उसका मैन पावर का प्लानिंग, उसका सारा जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी को लेके कि हम डिलीवर कर पाए टाइम टू टाइम कस्टमर्स को, उसका जो मैं ध्यान रखती हूँ। तो वहीं हाजीपुर की अंकिता कुमारी PGT के तौर पर लोकोमोटिव निर्माण से जुड़े कर्मचारियों को ट्रेनिंग देती हैं, यानी देश की मालगाड़ियों को ताकत देने वाली तकनीक की बारीकियां सिखाने में भी बेटियों की भूमिका अहम है। मैंने बीटेक बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से किया, फिर मैंने MTech NIT पटना से किया। मैं हाजीपुर बिहार से ही हूँ। तो मेरी जब जॉब यहाँ पे हुई तो मतलब ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लोग कहते थे कि एक लड़की हो कि तुम कहाँ हेवी इंडस्ट्री में काम करने जा रही हो। जब मैं यहाँ आई थी तो मैं एज ए PGT ज्वाइन की थी और उस समय मैं खुद सीख रही थी कि लोको कैसे बनाया जाता है। और 1 साल के अंदर ही मैं नालंदा स्पेशल प्रोसेस ट्रेनिंग स्कूल संभालने लगी, जिसमें मैं खुद ही लोगों को अब सिखाती हूँ कि लोको कैसे बनाई जाती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर जब भी अब हमने 600 लोको यहाँ पे बना दिया है, तो लड़कियाँ अब कम नहीं रही, या फिर ऐसा नहीं है कि अब लड़कियां हेवी इंडस्ट्री में नहीं जा सकती। मधेपुरा से निकलते 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव देश की माल ढुलाई को रफ्तार दे रहे हैं। इन्हें तैयार करने वाली ये बेटियां साबित कर रही हैं कि तकनीक, इंजीनियरिंग और भारी उद्योग अब सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं, इनकी मेहनत और हुनर आने वाली पीढ़ी की बेटियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला देती हैं। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से श्रीकांत राय की रिपोर्ट।